अब ठीक 8 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि उसके पास अपना मिशन पूरा करने के लिए अभी भी 1 घंटा बाकी था। काफी समय था। अपना बैग जमा करने के बाद नैना चौधरी अपना स्विमसूट और तौलिया लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वह सोच रही थी कि बाद में योगेंद्र शर्मा से मिलने के लिए बिकिनी पहनेगी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए उसने सड़क के संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही पुरुषों के चेंजिंग रूम में खड़ी थी। उसकी नज़र योगेंद्र शर्मा पर पड़ी, जो अधनंगा था और दोनों हाथ अपनी बेल्ट के बकल पर रखे हुए था। उसे नहीं पता था कि वह कपड़े पहन रहा था या उतार रहा था। योगेंद्र शर्मा ने कहा, जल्दी कोई बात नहीं है। उस बेकार सिस्टम ने कहा, हाँ, कोई जल्दी नहीं है। आपके पास उसे अलविदा कहने के लिए आधा घंटा है। ओ नहीं, उसे अलविदा कहते हुए चूमने के लिए। नैना चौधरी को अपने मिशन के बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा। उसने दिन में ही योगेंद्र शर्मा के साथ यह समझौता किया था कि वे ऐसा दिखावा करेंगे कि वह चुंबन कभी हुआ ही नहीं था। अब जब वह चुंबन मांग रही थी, तो इसका क्या मतलब था? उस बेकार सिस्टम की भाषा बहुत सीधी थी। तुम मुफ्तखोरी कर रहे हो। नैना चौधरी अवाक रह गई। वह सचमुच अवाक रह गई। कपड़े बदलने और बाल सुखाने के बाद नैना चौधरी फ्लैट सैंडल पहनकर नीचे चली गई। इस पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट से भी कम समय लगा। उस बेकार सिस्टम ने कहा, आंकड़ों से पता चलता है कि आप बाहर जाने से पहले हाई हील्स पहनती है। मुझे किसी रोमांटिक मुलाकात की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही एक पार्टनर है। यह एक मीटिंग पार्टनर है, नैना चौधरी ने गुस्से से उसे टोकते हुए कहा। उस बेकार सिस्टम ने कहा, क्या फर्क है? मैं मीटिंग शब्द को जल्द ही हटा दूंगा। जियानान शहर में साल भर गर्मी का मौसम रहता है और मई के अंत तक तो पहले से ही बेहद गर्मी पड़ रही थी। नैना चौधरी ने अपने लंबे बालों को कानों के पीछे समेट लिया। उसने एक सुंदर एक कंधे वाली पोशाक पहनी हुई थी, जिससे उसके कंधे और कॉलरबोन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी मोहकता छिपी हुई थी। जब से वह आई थी, योगेंद्र शर्मा की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा एकाग्रता से भरा था और उसकी निगाहें आग बबूला थीं। जब तक वह शर्माई नहीं, तब तक उसने उसे देखना बंद नहीं किया। उसकी नज़र उसके हल्के गीले बालों पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, नीचे आने से पहले अपने बाल क्यों नहीं सुखा लेती? नैना चौधरी को खुद नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी में क्यों थी। शायद इसलिए क्योंकि वह मिशन के लिए कुछ समय बचाना चाहती थी। उसने अपनी उंगलियों से बालों के सिरों को घुमाया और लापरवाही से एक बहाना बनाया। अगर बाल बहुत सूखे हो तो उनकी गुणवत्ता के लिए अच्छा नहीं होता। योगेंद्र शर्मा ने अपने पतले होंठ सिकोड़े। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। क्या वह उसके बालों की तारीफ कर रहा था? नैना चौधरी शर्मिंदा थी। इस विषय की दिशा थोड़ी भ्रम थी। नैना चौधरी को याद आया कि योगेंद्र शर्मा ने कहा था कि उसकी क्लास अभी अभी खत्म हुई है, इसलिए उसने पूछा, क्या आर्किटेक्चर विभाग में आपकी हर रात क्लास होती है? योगेंद्र शर्मा ने कहा, कभी कभी। ओह, वाकई, ऐसे व्यक्ति से बात करना बहुत अच्छा लगा जो शब्दों को सोने के समान महत्व देता है। बातचीत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। नैना चौधरी इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या वह विषय बदल दे या सीधे मुद्दे पर आ जाए। इसी समय अचानक उसका फोन बज उठा। पता चला कि योगेंद्र शर्मा ने उसे व्हाट्सएप पर एक तस्वीर के साथ संदेश भेजा था। आमने सामने व्हाट्सएप संदेश। क्या हो रहा था? नैना चौधरी ने ऊपर देखा। योगेंद्र शर्मा ने अपना फोन पहले ही रख दिया था। उसकी आवाज शांत जल की तरह थी। मेरी क्लास का शेड्यूल। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी हर रात क्लास होती है, और उसने सीधे उसे क्लास का शेड्यूल भेज दिया। ये क्या सभी इंजीनियरिंग के छात्र इतने ईमानदार होते हैं? नैना चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन फिर भी उसने क्लास शेड्यूल पर क्लिक किया। वेस्ट शेड्यूल देखकर वह भावुक हो उठी।
इतनी सारी क्लासें? योगेंद्र शर्मा ने कहा। हाँ, हर दिन इतनी सारी क्लासें होती है। क्या आपके पास कुछ और करने का समय है? नैना चौधरी ने तुम कहकर वास्तुकला विभाग के छात्रों का जिक्र किया। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत हम शब्द को हटा दिया। क्लास के बाद ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जरूरी काम करने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए, तुमसे मिलना। नैना चौधरी को योगेंद्र शर्मा की वॉइस ओवर समझ नहीं आई। उसने समझा और सिर हिलाया। फिर उसने उस बेवकूफ सिस्टम की आवाज सुनी जिसने उसे याद दिलाया कि 10 मिनट बचे हैं। नैना चौधरी ने झटपट बात को व्यापार की ओर मोड़ते हुए कहा, मेरे लिए पैसे जमा करने के लिए धन्यवाद। योगेंद्र शर्मा ने हल्के से सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उनका स्वागत है। नैना चौधरी ने आगे कहा, कल तुम्हारी बहुत सारी कक्षाएं हैं, जल्दी वापस जाओ और आराम करो। शुभ रात्रि। योगेंद्र शर्मा ने कहा, शुभ रात्रि। कार्य का आधा हिस्सा पूरा हो चुका था। नैना चौधरी सोच रही थी कि दूसरे आधे हिस्से को कैसे पूरा किया जाए। योगेंद्र शर्मा वहीं खड़ी रही और नैना चौधरी के ऊपर जाने का इंतजार करती रही। हालांकि उसके सामने खड़ी महिला ने अपने होंठ दबाए रखे और हिली तक नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुछ अस्पष्ट रूप से समझा, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह गलत न समझ ले। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने पूछा, और कुछ? बी चुंबन। अंत में नैना चौधरी अपनी बात कह नहीं पाई। उसके दिमाग में चल रही मूर्त प्रणाली अभी भी खुशी खुशी उल्टी गिनती कर रही थी। जाहिर है, वह उसे मरते हुए देखना चाहती थी। गलत समझी गई बेवकूफी भरी व्यवस्था। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें मुफ्त का फायदा उठाते हुए देखना चाहता हूँ। केवल 5 मिनट बचे हैं। नैना चौधरी का दिल जोर से धड़कने लगा। मन ही मन उसने सोचा, मैं बदसूरत नहीं हूँ। उसके मुझे चूमने में कोई हर्ज तो नहीं है, ना। फिर उसने आंखें बंद कर ली और मन बना लिया। उसकी पलकें कांप उठीं और उसके गुलाबी होंठ हल्के से सिकुड़ गए। वह शर्म को त्याग कर सीधे उसे चूमने के लिए तैयार थी। योगेंद्र शर्मा की नजर में वह भाव एक संकेत बन गया। उसने तुरंत होकर उसे चूम लिया। वह पहले तो उसे होठों पर चूमना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि पिछली बार चूमने के बाद वह कितनी असहज लग रही थी। उसे डर था कि कहीं यह जल्दबाजी में न हो जाए और वह डर न जाए, इसलिए उसने उसके माथे पर चुंबन किया। शुभ रात्रि। डिंग डोंग। यादृच्छिक कार्य पूरा हुआ। जीवन का खतरा अस्थायी रूप से टल गया। खुशी अचानक ही आ गई। नैना चौधरी कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उससे पहले ही उसके माथे पर झुनझुनी और गर्माहट महसूस हुई। उसने बेमन से कहा, शुभ रात्रि। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी को ऊपर जाते हुए देखा, फिर मुड़कर चला गया। अंधेरी रात में उसकी आंखों की मुस्कान चमक रही थी। रात को छात्रावास में हुई बातचीत के बाद नैना चौधरी बिस्तर पर लेटी रही और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अभी भी स्ट्रीट लाइन के नीचे हुए उस चुंबन के बारे में सोच रही थी। पहले तो उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे क्यों चूमा? क्या उसे पता था कि मैं चाहती थी कि वह मुझे चूमे? फिर बात यह बन गई कि इस बार मुझे कमीना नहीं कहा जा सकता। उसने मुझे पहले चूमा। चूंकि उसने मुझे काम पूरा करने में मदद की, इसलिए मैं उदार रहूंगा और उससे बहस नहीं करूंगा। वह नीच व्यवस्था अवाक रह गई। क्या तुम यह नहीं सोचती कि उसने तुम्हें क्यों चूमा? आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाकई दिल को छू लेने वाली है, युवती। एक होशियार छात्र होने का दिखावा करने के दिन बेद मुश्किल थे। नैना चौधरी आमतौर पर या तो पढ़ाई कर रही होती थी या पढ़ाई के लिए जा रही होती थी। फिर भी उसे तरह तरह के जटिल व्याकरण और अस्पष्ट शब्दों से काफी परेशानी होती थी। साथ ही पढ़ने, अनुवाद करने और अन्य होमवर्क का ढेर भी लगा रहता था। यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने से भी ज्यादा कठिन था। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने कभी परीक्षा की तैयारी की है? नैना चौधरी अवाक रह गया। ठीक है। उसके लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तक सोना वास्तव में एक बड़ा लाभ था। देखते ही देखते गुरुवार आ गया।
नैना चौधरी को भाषण प्रतियोगिता समिति में अगले दिन के भाषण के लिए उपस्थिति का क्रम तय करने हेतु लॉटरी निकालने का नोटिस मिला। एक साधारण आवास परीक्षण के बाद वह ठीक 7:30 बजे बाहर आई। इस समय स्थिति थोड़ी अजीब थी। अगर वह पुस्तकालय जाती तो शायद उसे बैठने की जगह न मिलती। इसके अलावा उसे जल्द ही घर वापस जाना था। छात्रावास वापस जाने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। नैना चौधरी छात्र गतिविधि केंद्र के सामने खड़ी होकर हिचकिचा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे अचानक याद आया कि उसके बैग में एक उपहार था जो उसने योगेंद्र शर्मा को नहीं दिया था। क्यों न इसे आज ही भेज दे? उस नीच व्यवस्था ने कहा, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो देख लो, आप अब भी बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? नैना चौधरी ने कहा, उसे कौन देखना चाहेगा? यह कार्य पूरा करने के लिए है। अंतिम वाक्य थोड़ा दोषी सा लग रहा था। इसीलिए मैं जो भी काम देता हूँ वे सब लाभप्रद होते हैं। उस नीच व्यवस्था को लगता था कि वह पूरी तरह से तर्कसंगत है। नैना चौधरी अवाक रह गई। यह चोरी रोधी स्टाम्प है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। इस बार जवाब ज्यादा संक्षिप्त था। सिर्फ एक शब्द था, योगेंद्र शर्मा। हाँ। नैना चौधरी। ऐसा दिखावा करो कि उसने पूछा ही नहीं। नैना चौधरी ने अपना फोन और चाबियां ले लीं। उसने अपने जूते बदले और बाहर जाने की तैयारी करने लगी। घटिया सिस्टम, कम से कम अपना मेकअप तो ठीक कर लो। किस मेकअप को टच अप करना है? नैना चौधरी ने छात्रावास का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने मेकअप नहीं किया था। घटिया सिस्टम, तो फिर अपना चेहरा धो लो। नैना चौधरी, तुम क्या कहना चाह रहे हो? बिग डेटा से पता चलता है कि बाहर जाने से पहले लड़कियों द्वारा अपने पहनावे को संवारने से रोमांटिक मुलाकात की संभावना काफी बढ़ जाती है। नैना चौधरी। नैना चौधरी, मैं मरणासन व्यक्ति हूँ। किस तरह की रोमांटिक मुलाकात? कृपया दिन भर रोमांस के बारे में न सोचे। तुम एक घटिया मॉडिफिकेशन सिस्टम हो। आप कोई डेटिंग सिस्टम नहीं है। घटिया व्यवस्था, आपके पास कई नौकरियां हैं। हंसमुख चेहरा। हालांकि नैना चौधरी उस घटिया सिस्टम को देखकर अवाक रह गई थी, फिर भी उसने चुपचाप अपने फोन का फ्रंट कैमरा चालू किया और शीशे में खुद को देखा। किसने कहा कि उसे अभी रोमांस नहीं चाहिए? उस नीच व्यवस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मर रहे हो। आईने में क्यों देख रहे हो? क्या मुझे बहुत बदसूरत होकर मरने से डर नहीं लग सकता? ही क्या? नैना चौधरी अपनी फ्लैट सैंडल पहने सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा थोड़ी दूर पर फीनिक्स की लकड़ी के नीचे खड़ा है। उसके हाथ उसकी ग्रे पैंट की जेब में थे और उसकी आंखें एकदम शांत थीं। वह सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। वह किसी चित्र की तरह सुंदर था। नैना चौधरी ने एक दो बार और देखने से खुद को रोक नहीं पाई। जब उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा, तभी उसे होश आया। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? वह चलकर पास आई और पूछा। योगेंद्र शर्मा ने अपना दाहिना हाथ अपनी पैंट की जेब से बाहर निकाला। उसकी उंगलियों के बीच एक कार्ड था। नैना चौधरी ने इसे अपना कैंपस कार्ड पहचान लिया। यह तुम्हारे पास क्यों है? क्या मैंने इसे अभी अभी नहीं लिया था? उसने मन ही मन बुदबुदाया। योगेंद्र शर्मा, यह टॉपअप मशीन पर है। नैना चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। आप मुझे कार्ड देने आए हैं? योगेंद्र शर्मा ने अपने सामने खड़े आदमी को कुछ देर तक घूरकर देखा। हम, धन्यवाद। नैना चौधरी ने कार्ड ले लिया। योगेंद्र शर्मा, आपका स्वागत है। तब बातचीत समाप्त हो गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। योगेंद्र शर्मा जाने के लिए मुड़ी। अरे! नैना चौधरी ने जल्दी से उसे रोका और यह जानने की कोशिश की कि उसे क्या पसंद आया। आज तुमने मेरी कई बार मदद की। धन्यवाद। योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। उनकी आवाज पानी की तरह शांत थी। आप मुझे पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं। मुझे कितनी बार आपका धन्यवाद करने की अनुमति नहीं है?
नैना चौधरी ने अपना सिर नीचे झुकाया और मुंह फुला लिया। योगेंद्र शर्मा ने देखा कि नैना चौधरी एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। उनकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहती हूँ। नैना चौधरी को डर था कि योगेंद्र शर्मा फिर से कहेगी, तुम पहले ही धन्यवाद दे चुकी हो। उन्होंने आगे कहा, सामान उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको धरती पर क्या पसंद है? योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने कहा था कि यह आवश्यक नहीं है। यह सुबह की बात है। नैना चौधरी, आपने दोपहर के भोजन का भुगतान किया था। मुझे भी इस एहसान का बदला चुकाना होगा, अन्यथा मेरा अंतरात्मा विचलित हो जाएगा। योगेंद्र शर्मा को समझ नहीं आया कि नैना चौधरी क्या करना चाहती है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया। अगर तुम इसे लौटाना चाहती हो तो लौटा दो। मान गया। यह बहुत अच्छा है। नैना चौधरी की आंखों में हैरानी थी। उसने योगेंद्र शर्मा को ऐसे देखा मानो वह उसका रक्षक हो। तुम्हें क्या पसंद है? अगर आप इसे लौटाना चाहते हैं। योगेंद्र शर्मा ने बहुत धीरे धीरे कहा, पैसे लौटा दीजिए। पैसा वापस करो। नैना चौधरी ने पलकें झपकाई और फिर से झपकाईं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि योगेंद्र शर्मा उसे चिढ़ा नहीं रही थी, उसने करवाह से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। योगेंद्र शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आपको इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। लाल होठों और सफेद दांतों वाला वह नन्हा सा चेहरा, जो फूल की तरह सुंदर था, पल भर में रह गया। योगेंद्र शर्मा की आंखों में असीम निराशा और उदासी थी, और निराशा और उदासी का कारण स्वाभाविक रूप से यही था कि उसे बार बार उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वह उसे उपहार देना चाहती थी। योगेंद्र शर्मा ने चुपचाप सामने वाले व्यक्ति को कुछ पल देखा। अंत में वह उसे उदास नहीं देख सका, इसलिए उसने लाचारी से आ भरी, तुम मुझे उपहार क्यों देना चाहती हो? नैना चौधरी ने सच कहा, मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। इस वाक्य ने योगेंद्र शर्मा के दिल में कई दिनों से जमा अवसाद को सफलतापूर्वक दूर कर दिया, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, तुम मुझे खुश क्यों करना चाहते हो? क्यों? बेशक यह कार्य को पूरा करने के लिए ही था, लेकिन नैना चौधरी ऐसा नहीं कह सकी। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा कहा तो योगेंद्र शर्मा उसे पागल समझेगी। आखिरकार कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि सिस्टम को बांधने जैसी कोई चीज वास्तविक जीवन में हो सकती है। नैना चौधरी ने अपेक्षाकृत विश्वसनीय कारण बताया, मुझे लगता है कि आज आपका मूड खराब है। योगेंद्र शर्मा की काली आंखें थोड़ी हिलीं। तो क्या तुम जानते हो कि मेरा मूड खराब क्यों है? क्यों? नैना चौधरी ने अपना सिर उठाया। योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर तक उसे घूरते हुए कहा, पिछली बार स्वजन कक्ष में जो कुछ हुआ था, तुम उसे अनदेखा क्यों करना चाहती हो? उसने फिर से उस बात का जिक्र क्यों किया? नैना चौधरी के गाल संदेह से लाल हो गए। उसने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को दोषी ठहराओ। वह यह भी नहीं चाहती थी कि रिश्ता और जटिल हो जाए। यह सुनकर योगेंद्र शर्मा स्तब्ध रह गई। उस दिन उसे खुद पर बहुत पछतावा हुआ। उसे डर था कि कहीं वह उसे डरा न दे, इसलिए उसने तुरंत व्हाट्सएप पर माफी मांगने के लिए मैसेज भेजा। हालांकि उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने गलती से सोचा कि वह उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है, इसलिए वह कई दिनों तक उदास रहा। पता चला कि क्या सच में उसके मन में ऐसा विचार आया था। उसे डर था कि वह खुद को दोषी ठहराएगा, इसलिए उसने परवाह न करने का नाटक किया। इस एहसास ने योगेंद्र शर्मा के दिल में बची आखिरी उदासी को पल भर में गायब कर दिया और उसकी जगह मिठास की एक निरंतर धारा बह निकली। उसने अपने सीने में उमड़ रहे आनंद को रोकने की कोशिश की और नैना चौधरी से पुष्टि की, तुम्हें डर था कि मैं खुद को दोषी ठहराऊंगा, इसलिए तुमने परवाह न करने का नाटक किया। इस तरह के शब्द, यह काफी था कि वह इसे अपने दिल में समाया गया था। उसने इसे जोर से क्यों कहा? नैना चौधरी का चेहरा और भी लाल हो गया।
उसे डर था कि योगेंद्र शर्मा पर अभी भी कोई मनोवैज्ञानिक बोझ है, इसलिए उसने एक अनुभवी व्यक्ति होने का नाटक किया। मुझे ज्यादा परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले कभी चूमा नहीं है, हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले कभी चूमा नहीं है। योगेंद्र शर्मा को एक दृश्य याद आया और उसकी गर्दन की हड्डी तन गई। तो फिर मान लो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, लेना चौधरी ने जोर से सिर हिलाया। अगर तुमने आज इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल ही गई होती। योगेंद्र शर्मा की नजर उस शर्मीली छोटी बच्ची के चेहरे पर आई लाली पर पड़ी और उसने उसके अभिनय में सहयोग किया। मुझे लगता है तुम भूल गई हो। यह थोड़ा विडंबनापूर्ण क्यों लगता है? रहने भी दो। मेरे पास अभी इन छोटी मोटी बातों की परवाह करने का समय नहीं है। नैना चौधरी ने विषय बदलते हुए कहा, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। आप इतने उदास क्यों हैं? आपको गलत महसूस हो रहा है। बहुत अच्छे मूड में हूं। योगेंद्र शर्मा ने यह कहते हुए अपने होठों के कोने ऊपर उठा लिए। नैना चौधरी उसे देखती रही और उसे सचमुच उसके आमतौर पर उदासीन और घमंडी चेहरे पर वसंत की गर्म हवा का झोंका सा महसूस हुआ। उसकी आंखें इतनी कोमल थी कि किसी का भी दिल पिघल सकता था। जब उनकी निगाहें मिली तो नैना चौधरी का दिल कांप उठा। उसने उसे फिर से कहते सुना, अभी तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या पसंद है। नैना चौधरी ने सिर हिलाया। योगेंद्र शर्मा ने कहा, मैं ज्यादा नखरे नहीं करती। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ? नैना चौधरी दुविधा में थी। तुम्हें मुझे एक सीमा बतानी होगी। योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर सोचा, फिर 3 शब्द बोले, तुम मुझे एक उपहार दो। नैना चौधरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसे बात समझ में आ गई। उसे जो चीजें पसंद थी उनकी रेंज यह थी, आप मुझे एक उपहार दीजिए। इसके अलावा उसे और कुछ भी पसंद नहीं था। नैना चौधरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। योगेंद्र शर्मा ने सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने सब कुछ कह दिया हो। हल्की हवा चली और आग जैसे लाल रंग की फीनिक्स की पंखुड़ियां जमीन पर गिर गईं। नैना चौधरी ने अपनी निगाहें हटा लीं। मैं वापस जा रही हूँ। रुको, योगेंद्र शर्मा अचानक उसके पास चली गई। नैना चौधरी के दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी और उसके गले से एक कांपती हुई आवाज निकली, हम। अगले ही पल उसे अपने सिर के ऊपरी हिस्से में झुनझुनी सी महसूस हुई। उसने अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली और उसके गाल फिर से गर्म होने लगे। मेरे सिर पर कुछ है, योगेंद्र शर्मा ने कहा, और उसके हाथ में फीनिक्स की पंखुड़ियों का एक टुकड़ा प्रकट हो गया। बाद में पता चला कि वह उसके सिर पर गिरी पंखुड़ियां साफ करने में उसकी मदद कर रहा था। नैना चौधरी ने अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने ऊपर देखा और शर्माते हुए मुस्कुराई। मैं दोपहर की झपकी लेने जा रही हूँ। शुभ दो। योगेंद्र शर्मा वही खड़ा रहा और नैना चौधरी को जाते हुए देखता रहा। जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फीनिक्स की पंखुड़ी को देखा और उसके होठों के कोने से लेकर भौहों तक एक गहरी मुस्कान फैल गई। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी को नींद नहीं आई। वह उठी और उपहार बनाने के लिए सामग्री ढूंढने के लिए अपनी दराजों में छानबीन करने लगी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, बस एक कागज का हवाई जहाज बना लो, आप उसे कुछ भी दे, योगेंद्र शर्मा को वह पसंद आएगा। लेकिन आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते। इसमें क्या खराबी है? उस बेकार सिस्टम ने बड़े ही दिखावे से कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मिशन को पूरा करना है। वह वास्तव में केवल मिशन पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब वह इसका कारण नहीं बता सकती थी, लेकिन वह योगेंद्र शर्मा को एक सार्थक उपहार देना चाहती थी, शायद उसकी गलती सुधारने के लिए। आखिरकार उसने ही तो उसे निराश किया था, जो इतना परिपूर्ण था।
नैना चौधरी ने अपने विचारों को समेटा और दराज में चीनी मिट्टी के मोतियों की एक माला पाई। कुल 4 मोती थे, और जब उन्हें एक साथ पढ़ा गया तो शांतिपूर्ण भोज लिखा हुआ आया, जिसका अर्थ है दुनिया में शांति। अद्भुत। अपनी स्मृति खोने से पहले जब उसने मोती खरीदे थे, तब वास्तव में उसके दिल में पूरी दुनिया बसी हुई थी। अगर वह इसे खरीदती तो शायद वह शाश्वत मित्रता या हमेशा के लिए जैसा कुछ खरीदती। अरे, वह तो सचमुच असभ्य थी। नैना चौधरी ने अपने हाथ में मोतियों की माला घुमाई, और जब वह दावत शब्द पर पहुंची तो उसे एक विचार आया। नैना चौधरी की दोपहर में 2 मौखिक परीक्षाएं थीं। कार्ड में बैलेंस कम होने के कारण उसने कंचन मौलाशी के साथ रात का खाना खाया। उसके बाद वे छात्रावास लौटने से पहले 2 घंटे पुस्तकालय में पढ़ाई करने गए। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, कंचन मौलाशी ने कहा, नैना चौधरी, क्या तुम मेरे साथ स्नान करना चाहोगी? नैना चौधरी शर्मिंदा हो गई। कोई जरूरत नहीं है, मेरे कार्ड में अभी भी कुछ रुपए बचे हैं। ग्यालगोशिया यूनिवर्सिटी के छात्रावास में एक निजी बाथरूम था, लेकिन गर्म पानी लेने के लिए उसे अपना कार्ड स्वाइप करना पड़ता था। जब नैना चौधरी नहाकर बाहर निकली तो उसने अपना बैलेंस चेक किया कि वह अपने कार्ड का कितनी बार इस्तेमाल कर सकती है। उसने देखा कि उसके खाते में पूरे 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई थी। क्या हो रहा था? उसके कार्ड में अचानक 1000 रुपए अतिरिक्त क्यों आ गए? नैना चौधरी को अचानक याद आया कि उसने दोपहर में अपना कार्ड कैफेटेरिया की टॉपअप मशीन में छोड़ दिया था। योगेंद्र शर्मा ने ही उसे वह कार्ड दिया था। यह हो सकता है। नैना चौधरी जल्दी से छात्रावास में वापस गई और अपना फोन निकालकर योगेंद्र शर्मा को संदेश भेजा। नैना चौधरी, क्या आपने मेरे कैंपस कार्ड में पैसे डाल दिए? अगले ही पल उसे योगेंद्र शर्मा का फोन आया। नैना चौधरी का हाथ कांपने लगा। नमस्ते। योगेंद्र शर्मा की आवाज अब भी उतनी ही मधुर थी। क्या तुम छात्रावास में हो? मैंने अभी अभी स्नान किया है। मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं पहने हैं। अपनी बात पूरी करते करते नैना चौधरी को अचानक एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उसका चेहरा कान तक लाल हो गया। फोन के दूसरी तरफ से काफी देर तक सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, आप पहले कार्ड में मौजूद पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंता न करें। उसे पता नहीं था कि तुम पहले पैसे का इस्तेमाल कर सकती हो जैसे शब्दों से उसे रिश्वत दी गई थी या नहीं, लेकिन नैना चौधरी को वास्तव में लगा कि योगेंद्र शर्मा की आवाज पहले से भी ज्यादा आकर्षक थी। उसकी धीमी और कर्कश आवाज पूरी तरह से दिल को छू लेने वाली थी। नैना चौधरी ने अपने गर्म चेहरे को हाथ के पिछले हिस्से से छुआ। धन्यवाद, मुझे पहली तारीख को रहने सहने का खर्चा उठाना है। अब तुम्हें तब पैसे वापस कर दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से हाँ या ना में जवाब नहीं आया। सिर्फ इतना कहा गया, शुभ रात्रि। जैसे ही नैना चौधरी शुभ रात्रि कहने वाली थी, अचानक उसके दिमाग में डिंग डोंग की आवाज सुनाई दी। नैना चौधरी तुरंत घबरा गई। ड्रेक, इतनी रात हो गई है, कोई गड़बड़ मत करो। अपशिष्ट प्रणाली ने कहा, मुझे एक मिशन जारी करना है। नैना चौधरी ने भौहें चढ़ाई। मैंने अभी तक अपना आखिरी मिशन पूरा नहीं किया है, नया मिशन क्यों शुरू किया गया है? यह एक यादृच्छिक मिशन है, मैं भी आपकी तरह ही उलझन में हूँ। हे, अगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँ तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। नैना चौधरी ने कहा, कह दो, कौन सा मिशन? ड्रेक सिस्टम ने कहा, यादृच्छिक मिशन। स्ट्रीट लैंप के नीचे योगेंद्र शर्मा को शुभ रात्रि कहें और उसे एक बार आपको चूमने दे। फिर से किस? नैना चौधरी लगभग बेहोश हो गई। नैना चौधरी, योगेंद्र शर्मा ने देखा कि फोन अचानक शांत हो गया है और उसने धीमी आवाज में पुकारा। नैना चौधरी को होश आया और उसने उस बेकार सिस्टम पर अपनी आंखें घुमाईं। फिर उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और जितना हो सके शांत भाव से पूछा, क्या अभी आपसे मिलना आपके लिए सुविधाजनक है? फोन से हल्की सी हंसी की आवाज आई। क्या आप मुझे फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं? किसी कारणवश
नैना चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसके विचारों को जान लिया गया हो, लेकिन फिर भी उसने हम कहकर जवाब दिया। खैर, उसे पहले उससे मिलना ही था। बालकनी में जाओ, फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने अचानक बिना किसी कारण के यह बात कह दी। नैना चौधरी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने खुद को एक बड़े से विंडब्रेकर में लपेटा और बालकनी में चली गई। उसने देखा कि एक व्यक्ति स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा है और उसके पीछे एक लंबी परछाई पड़ रही है। तुम यहाँ क्यों हो? नैना चौधरी चौंक गई। उसकी आवाज में खुशी की एक झलक थी, जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। योगेंद्र शर्मा ने चमकती आंखों से बालकनी पर खड़े व्यक्ति की ओर देखा। मेरी क्लास अभी खत्म हुई है। मुझे लगा कि आप मुझे धन्यवाद देना चाहेंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। खुशी की बात यह थी कि इस मिशन के लिए उसे योगेंद्र शर्मा के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे नैना चौधरी को काफी राहत मिली। क्या तुम मिशन का दूसरा भाग भूल गए? ड्रेक सिस्टम ने जोर देकर कहा। अगर योगेंद्र शर्मा खुश है तो मिशन पूरा हो जाएगा। अगर योगेंद्र शर्मा खुश नहीं हुई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अवशेष प्रणाली में मरना शब्द पर जोर दिया गया था। नैना चौधरी का कोमल हृदय कांप उठा। मुझे डराने का कोई फायदा नहीं है। मैं योगेंद्र शर्मा को खुश रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि एक उपहार तैयार करूं। मेरे जीने या मरने की बात तो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। सब्सक्रिप्शन वाले चैप्टर को रिफ्रेश करने के बाद आप नवीनतम चैप्टर देख सकते हैं। वह तर्कसंगत रूप से योगेंद्र शर्मा को डेट पर कैसे बुला सकता था और योगेंद्र शर्मा उसे गलत न समझे। उसने पहले ही उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देने का दोष अपने ऊपर ले लिया था। वह इससे अधिक गैरजिम्मेदाराना छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस नीच व्यवस्था ने कहा, मैं अपनी जान गंवाने वाला हूं, आप अब भी ईमानदारी की परवाह क्यों करते हैं? हिम्मत हारो। समना। क्या यह परोक्ष रूप से नैतिक अखंडता की कमी के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था? नैना चौधरी को आज सुनी गई महान उपलब्धियों की याद आ गई। वह इसका खंडन नहीं कर सकी। उसने अपना ध्यान वापस योगेंद्र शर्मा को डेट पर ले जाने के बारे में केंद्रित किया। नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और कुछ देर तक हिचकिचाती रही। उसने व्हाट्सएप खोला। उसने एक संदेश लिखना शुरू किया। छात्र योगेंद्र शर्मा, आज रात का चांद बुरा नहीं है। आइए मिलकर चांद की सुंदरता का आनंद ले। नहीं, नहीं, यह बहुत सीधा था। इसे आसानी से अस्वीकार किया जा सकता था। इसे डिलीट करें और फिर से शुरू करें। योगेंद्र शर्मा, मैंने सुना है कि आज रात चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा। चलिए। यह अभी भी बहुत सीधा था। योगेंद्र शर्मा, क्या आपको चांद देखना अच्छा लगता है? मुझसे यह पूछने में क्या बुराई है कि क्या मुझे चांद देखना पसंद है? नैना चौधरी को ऐसा लग रहा था मानो इस बेतुके मिशन के कारण उसे जबरदस्ती मंदबुद्धि बनाया जा रहा हो। वैसे तो उसके ग्रेड अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका आईक्यू कम नहीं था। बस वह अपनी पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करती थी। उसके पिता के शब्दों में, उसके कोई सपने नहीं थे और नहीं कोई लक्ष्य थे। नैना चौधरी को लगा कि उसके पिता के शब्द बहुत ही कठोर थे। वह यह कैसे कह सकता था कि उसकी कोई रुचियां नहीं थीं? कोई लक्ष्य न होना भी एक प्रकार का लक्ष्य ही था। नैना चौधरी अपने फोन पर लगातार डिलीट और लिखती रहती थी। उसे कोई ऐसा नरम शब्द नहीं मिला जिससे बात आसानी से सुलझ जाए। अंत में उसने अपना फोन मेज पर पटक दिया और कोई संदेश नहीं भेजा। साथ ही दूसरी तरफ योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी के साथ व्हाट्सएप चैट इंटरफेस को घूर कर देखा। जब तक कि अंतिम कुछ शब्द दूसरा व्यक्ति टाइप कर रहा है गायब नहीं हो गए। फिर उसने अपने फोन की स्क्रीन लॉक कर दी और ड्राइंग जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने सूरज कुमार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें आप संदेश लिखेंगे लेकिन उसे भेजेंगे नहीं? योगेंद्र शर्मा का लहजा काफी अनौपचारिक था और बोलते समय भी उनके हाथ लगातार चित्र बनाते रहे। उनकी नजरें ड्राइंग बोर्ड पर टिकी हुई थी,
जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे बिना किसी उद्देश्य के बस बातचीत करना चाहते हैं। सूरज कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार बोलता रहता था। जब उसने योगेंद्र शर्मा को उससे बात करते देखा तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। आपने इसे लिखा तो सही लेकिन पोस्ट नहीं किया। सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा के सवाल को दोहराया, फिर हंसते हुए कहा, जब मैं अपनी मां से पैसे मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। योगेंद्र शर्मा ने लंबे मौन के साथ अपना रुख व्यक्त किया। उन्होंने संक्षिप्त बातचीत को एक तरफा समाप्त कर दिया। सूरज कुमार, क्या उसने कुछ गलत कहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं? सूरज कुमार ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। अचानक उसके मन में एक विचार आया, एक और संभावना है। योगेंद्र शर्मा के हाथ में मौजूद ब्रश एक पल के लिए रुक गया। सूरज कुमार, जब मैं किसी लड़की को डेट पर ले जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो बस यही था। क्या उसे भी ऐसा ही महसूस होता था? योगेंद्र शर्मा के दिल में थोड़ी सी मिठास कौंध गई और उसने ड्राइंग बोर्ड से फुसफुसाते हुए कहा, मैं उसे डेट पर जाने के लिए पूछ सकता हूँ? सूरज कुमार को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या कहा? तुम किसे डेट पर ले जाना चाहते हो? योगेंद्र शर्मा ने जवाब नहीं दिया और आंखों में हल्की सी मुस्कान लिए पलटकर पूछा, आज आपका मूड अच्छा है? सूरज कुमार ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक योगेंद्र शर्मा को देखता रहा। उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली और मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, और कौन हो सकता है? कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। कैंपस की खूबसूरत लड़की? योगेंद्र शर्मा ने अपना सिर झुकाया। योगेंद्र शर्मा की निगाहों से सूरज कुमार थोड़ा भयभीत हो गया था। उसे हमेशा से ही उन शांत दिखने वाली आंखों में एक घातक आभा महसूस होती थी। उसने घबराकर निगलते हुए कहा, वह पूर्व कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पूर्व वाला। योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें हटा लीं। सूरज कुमार ने फिर कहा, मोहिनी वर्मा, ओटाकू देवी। वर्तमान में कॉलेज की सबसे लोकप्रिय छात्रा की तरह वह भी विदेशी भाषा महाविद्यालय से है। योगेंद्र शर्मा का लहजा उदासीन था। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। सूरज कुमार, पिछले महीने वह आप पर गिर गई थी। ओह नहीं, वह आपके बगल में गिर गई थी। सूरज कुमार को उस दिन मोहिनी वर्मा के सीमेंट के फर्श पर गिरने का दृश्य याद आ गया। उफ, उसे देखना ही दर्दनाक था। मैंने सुना है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। सूरज कुमार ने असीम दया के साथ आ भरी और फिर मानो उसे मुर्गी का खून इंजेक्ट किया गया हो वैसे ही कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की अभी भी हमारे साथ है। योगेंद्र, और अधिक मेहनत करो और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की की भाभी को हमारे लिए वापस लाने की कोशिश करो। पाना। योगेंद्र शर्मा ने नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। नैना चौधरी ने पूरे 1 घंटे तक दिमाग खपाया। आखिरकार योगेंद्र शर्मा की क्लास खत्म होने से पहले उसने दोनों विकल्पों का सर्वोत्तम समाधान निकाल लिया। नैना चौधरी, इस बार मिशन है योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में 30 मिनट टहलना, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टहलना एक डेट हो। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य चाहे जो भी हो, बस अगर मैं योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में आधा घंटा टहल लूं, तो मिशन पूरा माना जाएगा, ना? उच्च बुद्धि वाली लड़कियों को बेवकूफ बनाना वाकई आसान नहीं था। झटका देने वाली प्रणाली, आपको फिर भी उसकी बाहों में गिरना होगा। वह सरल है। नैना चौधरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुझ जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की के लिए सड़क पर गिर जाना बहुत स्वाभाविक है। झटके लगने की समस्या, क्या इसका कारण चेसिस की अस्थिरता है? नैना चौधरी ने झटके वाली प्रणाली से पुष्टि करने के बाद कि उसकी समझ सही थी, अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने बैग में कुछ पेशेवर किताबें भी भर लीं। रात के समय भी शिक्षण भवन में तेज रोशनी थी। नैना चौधरी वास्तुकला विभाग के शिक्षण भवन के बगल में एक बड़े पेड़ के पीछे इंतजार कर रही थी,
उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे 8 बजने का समय नजदीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। लड़की, तुम योगेंद्र शर्मा का पीछा करने की योजना तो नहीं बना रही हो ना? उस बदतमीज सिस्टम ने पूछा। उसे सचमुच आर पार देखा जा सकता था। नैना चौधरी ने बस इतना कहा, हाँ, मैं आधे घंटे तक उसका पीछा करूंगी, फिर नाटक कर उसकी बाहों में गिर जाऊंगी। उसके बाद नैना चौधरी ने मुस्कुराते हुए उस बदतमीज सिस्टम से तारीफ मांगना नहीं भूला। क्या यह योजना त्रुटिहीन नहीं है? क्या आप बेवकूफ है? उस निर्दयी सिस्टम ने निर्दयतापूर्वक उस मासूम लड़की के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि योगेंद्र शर्मा की लंबाई कितनी है? नैना चौधरी, मुझे नहीं पता, इसका मेरे उसके पीछे चलने से क्या संबंध है? यदकेदार प्रणाली, वह 1.88 मीटर लंबा है। सोचो उसके पैर कितने लंबे हैं। पता चला कि योगेंद्र शर्मा बहुत लंबी थी। नहीं, यह मुद्दा नहीं था। नैना चौधरी ने अपने दिल में पनपे प्यार के बीज को कुचलते हुए पूछा, तो फिर क्या? अटपटा सवाल। छात्रावास भवन से यहां तक पैदल आने में आपको कितना समय लगा? नैना चौधरी, मैंने इसका हिसाब नहीं रखा, मुझे लगता है इसमें 20 मिनट से भी कम समय लगा। तो फिर अनुमान लगाइए, योगेंद्र शर्मा के पैरों की लंबाई को देखते हुए उसे यहां से वापस आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से भी कम। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, नैना चौधरी को झटके वाली प्रणाली का मतलब समझ आ गया। योगेंद्र शर्मा को छात्रावास तक वापस पैदल जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। दूसरे शब्दों में, वह ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही उसके पीछे पीछे चल सकती थी और कार्य की आवश्यकता 30 मिनट तक टहलना थी। इसलिए उसका पीछा करना कोई विकल्प नहीं था। नैना चौधरी की योजना विफल हो गई और वह एक बार फिर निराश हो गई। झटका देने वाली प्रणाली, संघर्ष करना बंद करो लड़की, आज रात अंधेरी और तूफानी है, चलो मिलते हैं। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और वे एक हॉरर फिल्म में अभिनय कर रहे थे। नैना चौधरी ने सिस्टम की इस झटकेदार आवाज पर अपनी आंखें घुमाईं। उसने योगेंद्र शर्मा को रोकने और उससे टकराने का नाटक करने की संभावना के बारे में सोचा और दरवाजे की हलचल पर ध्यान दिया। 8 बज चुके थे और दरवाजा वास्तुकला विभाग के छात्रों से भरा हुआ था। नैना चौधरी काफी देर तक पैर के पीछे छिपी रही, लेकिन उसे योगेंद्र शर्मा दिखाई नहीं दी। दरवाजे पर लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती देख उसका दिल और भी ठंडा होता चला गया। खत्म हो गया। जब योगेंद्र शर्मा उस बदतमीज सिस्टम से बात कर रही थी, तब तक वह शायद वहां से जा चुकी थी। जब तक दरवाजे पर कोई नहीं दिखा, नैना चौधरी का दिल ठंडा पड़ गया। उसने हताशा में आह भरी और पीछे मुड़ी। तभी उसे अथाह काली आंखें दिखाई दीं। क्या? नैना चौधरी इतनी हैरान हुई कि वह एक कदम पीछे हट गई और उसके मन में उठ रहे संदेह ने उसे झकझोर कर कहा, तुम गए नहीं? ओ नहीं, उसका भेद खुल गया। नैना चौधरी ने जल्दी से अपने शब्द बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है, आप यहाँ क्यों रहे? बस यूं ही गुजर रहा था। योगेंद्र शर्मा ने ऊपर से नैना चौधरी की ओर देखा और उसका भाव उदासीन था। मुझे लगता है तुम भी गुजर ही रही थी। आह, ओह, हाँ, बस ऐसे ही गुजर रही थी। नैना चौधरी को चिंता थी कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने बनावटी मीठी मुस्कान बिखेरी और गंभीर लहजे में बेतुकी बातें करने लगी। मैं अभी पुस्तकालय से निकली हूँ और यहाँ से गुजर रही थी। मुझे लगा कि यह पेड़ बहुत खास है, इसलिए मैं इसे कुछ देर और देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने गंभीरता से पेड़ के तने को छुआ भी। योगेंद्र शर्मा ने उसकी सलाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब मुझे कोई खास चीज दिखती है, तो मैं उसे कुछ और बार भी देखती हूँ। जब वह बोल रहा था, उसकी काली आंखें नैना चौधरी पर टिकी हुई थी। नैना चौधरी उसकी घूरती निगाहों से घबरा गई। उसे लगा कि विशेष कहने के बाद वह जानबूझकर कुछ छिपा रहा है। क्या तुम छात्रावास वापस जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा ने फिर पूछा।
नैना चौधरी को होश आया और उसने कहा, जल्दी कोई बात नहीं है, उसकी उससे संयोगवश मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए वापस जाने से पहले उसे अपना काम खत्म करना ही था। आपका क्या ख्याल है? नैना चौधरी ने पूछा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपने गालों पर हल्की गर्मी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि ये बेकार सिस्टम के असर से था या कुछ और, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो कह रही हो, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा की निगाहें नैना चौधरी पर टिकी हुई थीं। जाहिर है, उसने उसकी आंखों में झलकती शर्म, गालों की लाली और नम आंखों की घनी पलकों को देख लिया था। वह अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी। यह पहली बार नहीं था जब योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी को इतने करीब से देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इतना बेईमान था। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, योगेंद्र शर्मा ने कहा। जब नैना चौधरी ने सुना कि योगेंद्र शर्मा को वापस जाने की जल्दी नहीं है, तो उसने तुरंत सुझाव दिया, तो आप कुसुम सरोवर के किनारे टहलने जा सकते हैं। मुझे लगता है। इस बार योगेंद्र शर्मा अपनी आंखों में छिपी खुशी को छुपा नहीं सका। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। तुम भी वहां घूमने जाना चाहते हो? नैना चौधरी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि योगेंद्र शर्मा उसके मन की बात जान लेता है। नैना चौधरी ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह टहलने के लिए एकदम सही जगह है। योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। चूंकि यह रास्ते में ही है, तो क्यों न हम साथ चले? नैना चौधरी ने फिर कहा। योगेंद्र शर्मा ने हाँ या ना नहीं कहा। उसने नैना चौधरी को कृपया वाली नजर से देखा। यह देखकर नैना चौधरी लगभग उछल पड़ी। कुसुम सरोवर की ओर धीरे धीरे चलते हुए उसने फोन देखने का नाटक किया और चुपचाप समय नोट कर लिया। 8:15 बज रहे थे। कुसुम सरोवर वास्तुकला विभाग के शिक्षण क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। आमतौर पर वे पैदल चलकर 5 या 6 मिनट में वहां पहुंच जाते थे। आज रात नैना चौधरी 10 मिनट से अधिक समय तक चली। चूंकि नैना चौधरी को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए योगेंद्र शर्मा को भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी गति न्यूनतम कर ली और नैना चौधरी की गति से ताल मिला ली। कुसुम सरोवर गैलगोशिया यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत जगह थी और यह युवा जोड़ों के मिलने की भी एक जगह थी। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे वाले रास्ते पर कदम रखा, उन्हें 3-4 जोड़े मिले। शायद आज रात चांदनी इतनी खूबसूरत थी, या शायद सड़क पर बहुत सारे जोड़े थे। समय बीतने के साथ नैना चौधरी को लगा कि उसके और योगेंद्र शर्मा के बीच का माहौल और भी अस्पष्ट होता जा रहा है। यह लगभग चरम पर पहुंच रहा था और उसका चेहरा अजीब तरह से हल्का गर्म हो रहा था। अच्छा, नैना चौधरी को लगा कि माहौल को हल्का करने के लिए उसे कुछ कहना चाहिए। क्या वास्तुकला विभाग में आपको बहुत सारा होमवर्क मिलता है? योगेंद्र शर्मा ने कहा, वास्तव में नहीं। यह वास्तव में संक्षिप्त और व्यापक था। नैना चौधरी ने फिर पूछा, क्या आपको आमतौर पर बहुत सारा होमवर्क मिलता है? जरूरी नहीं। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कठिन होते हैं? मुश्किल नहीं है। नैना चौधरी को बात करने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा था। सौभाग्यवश उसके चेहरे का तापमान भी थोड़ा कम हो गया। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। नैना चौधरी ने अनुमान लगाया कि लगभग आधा घंटा बीत चुका होगा, इसलिए उसने गोता लगाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए गहरी सांस ली और फिर मन ही मन कहा, 1, 2, 3। आह! नैना चौधरी चीखी। फिर उसने अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को दाईं ओर दबाया, अपने दाहिने घुटने को थोड़ा मोड़ा और उसका पूरा शरीर दाईं ओर गिर गया। अगर नैना चौधरी के अभिनय का वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वह होगा अटपटा। हालांकि उनका अभिनय कितना भी अटपटा क्यों न हो, ऐसे लोग भी थे जो सहयोग करने को तैयार थे। उदाहरण के लिए योगेंद्र शर्मा। जब एक खूबसूरत लड़की ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया, तो वह उसे गले लगाए बिना कैसे रह सकता था? योगेंद्र शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी लंबी भुजाएं हिलाई और हवा में झूल रहे व्यक्ति की कमर पकड़ ली।
उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थी और वह चिंतित दिख रहा था। क्या तुम्हारा तखना मुड़ गया है? उनकी अभिनय क्षमता नैना चौधरी से कहीं बेहतर थी। हालांकि नैना चौधरी की अभिनय क्षमता कमजोर थी, फिर भी वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह योगेंद्र शर्मा को हैरानी से देखती रही और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में अनायास ही कई शब्द उभर आए। एक सुरुचिपूर्ण सज्जन जो जेठ की तरह कोमल थे। योगेंद्र शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी जो सिर्फ खड़े रहकर और एक शब्द भी न बोलकर किसी लड़की के दिल को धड़का सकती थी। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। एक दूसरे को काफी देर तक देखने के बाद नैना चौधरी को अचानक उन गहरी आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जिससे वह होश में आ गई। फिर वह झिझकते हुए योगेंद्र शर्मा के आलिंगन से पीछे हट गई और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका स्वागत है, योगेंद्र शर्मा ने मन ही मन कहा। मुझे भी खुशी हुई। नैना चौधरी को लगा कि उसके गाल अभी भी थोड़े गर्म है। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने चेहरे पर दबाया और मन ही मन पूछा, मिशन पूरा हुआ कि घोषणा क्यों नहीं की गई? सिस्टम, क्योंकि मिशन पूरा नहीं हुआ था। नैना चौधरी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिस्टम, मिशन की आवश्यकता योगेंद्र शर्मा के आलिंगन में गिरना है। अभी अभी किए गए छलकटों के पूरे सेट को केवल उसकी बाह में गिरने के समान ही माना जा सकता है। नैना चौधरी, सिस्टम, स्वादिष्ट अनुस्मारक, छाती के करीब रहो। नैना चौधरी, उसे दोस्ती का कोई एहसास ही नहीं था। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह थी कि उसे मेज पर गैलगोशिया यूनिवर्सिटी का एक कैंपस कार्ड भी मिला और कार्ड के पीछे उसके नाम के हस्ताक्षर थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वह वर्तमान में गैलगोशिया यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत थी, जो देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक है। यह तो सपने से भी बेहतर था। नैना चौधरी ने आईने में देखा और अपने छोटे से चेहरे पर हाथ फेरा। दर्द था, इसलिए यह सपना नहीं था। अगर यह सपना नहीं था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पुनर्जन्म लिया हो? नैना चौधरी ने बार बार आईने में खुद को देखा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। हालांकि उसका चेहरा पहले से छोटा हो गया था और उसके बालों का स्टाइल साफ सुथरे बैंग्स से बदलकर पार्टिंग हेयर स्टाइल हो गया था और उसका फिगर पहले से भी ज्यादा आकर्षक हो गया था और उसकी कमर भी पतली हो गई थी, फिर भी वह वास्तव में वही थी। यह कोई सपना नहीं था और नहीं यह पुनर्जन्म था। तो आखिर हो क्या रहा था? जब वह सोच रही थी, तभी अचानक उसके सिर के ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। आज का मिशन, योगेंद्र शर्मा को 3 बार गले लगाना, हर बार कम से कम 3 सेकंड के लिए। नैना चौधरी इतनी हैरान थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। योगेंद्र शर्मा कौन है? नहीं, 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 कौन बोल रहा है? आपके पास मिशन पूरा करने के लिए 5 मिनट है। यदि आप असफल होते हैं, तो आपका जीवन आपसे छीन लिया जाएगा। नैना चौधरी। अगले ही पल नैना चौधरी ने कीवर्ड पकड़ लिया। जीवन, जीवन, वापसी। नैना चौधरी तुरंत घबरा गई। तुम आखिर हो कौन? प्रणाली, प्रणाली। नैना चौधरी ने कुछ सेकंड तक इस बात पर विचार किया। उसने कई ऐसे उपन्यास पढ़े थे जिनमें नायक व्यवस्था से बंधा होता था। वह जानती थी कि क्या चल रहा है, इसलिए उसने इस स्थिति को तुरंत स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। कौन सी प्रणाली? यह घटिया परिवर्तन प्रणाली है। आप मुझे घटिया व्यवस्था भी कह सकते हैं। नैना चौधरी। कम से कम उसमें आत्मजागरूकता तो थी, लेकिन समस्या यह थी कि मैं कोई नीच इंसान नहीं हूं। तुम मुझे क्यों बदलना चाहते हो? आपकी अगली मृत्यु से पहले आपके पास 4 मिनट और 57 सेकंड का समय है। 4 मिनट और 56 सेकंड। क्या आप वाकई यही खड़े रहकर मौत का इंतजार करना चाहते हैं? हालांकि वह अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन नैना चौधरी, जो अपने जीवन को सोने के समान महत्व देती थी, छात्रावास से बाहर निकल चुकी थी। सौभाग्यवश बाकी 3 रूममेट उस समय छात्रावास में नहीं थे, वरना सब लोग उसे पागल समझते।
नैना चौधरी की स्मृति में योगेंद्र शर्मा का कोई नामोनिशान नहीं था। हालांकि उस घटिया सिस्टम ने उसे बताया कि योगेंद्र शर्मा अब वास्तुकला विभाग के शिक्षण भवन में है। इसलिए उसने तुरंत फैसला लिया और दौड़ते हुए वास्तुकला विभाग तक पहुंची। बिना सांस लिए वह एक बार में 3 सीढ़ियां चढ़कर चौथी मंजिल पर पहुंची और उस कक्षा में गई जहां योगेंद्र शर्मा थी। तब समस्या उत्पन्न हो गई। कक्षा लोगों से भरी हुई थी। इनमें से योगेंद्र शर्मा कौन थी? नैना चौधरी अभी बहुत तेजी से दौड़ी। वह रुकी नहीं और सीधे कक्षा में घुस गई, जहां उसकी नजर पोडियम पर खड़े वास्तुकला विभाग के बुजुर्ग प्रोफेसर से मिली। वह पल भर के लिए भयभीत हो गई। बूढ़े प्रोफेसर की गंभीर निगाहों के सामने नैना चौधरी ने कमजोर स्वर में कहा, वह असल में कहना चाहती थी, मैं यहाँ बैठने आई हूँ। फिर वह एक खाली सीट ढूंढकर बैठ जाती, मानो कुछ हुआ ही न हो और असहजता दूर हो जाती। तथापि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उस नीच व्यवस्था के शब्दों ने उसके दिल पर गहरा प्रहार किया। याद रहे, अगली मौत से पहले आपके पास सिर्फ 58 सेकंड है। 5, 5, 58 सेकंड। नैना चौधरी का पूरा शरीर अचानक एक सीधी रेखा में सिकुड़ गया। एक ऐसी व्यक्ति के रूप में जो केवल 58 सेकंड तक ही जीवित रह सकती थी, उसे और किस बात की चिंता करनी थी? कुछ नहीं। जीवित रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। नैना चौधरी ने मन बना लिया। उसने कक्षा में मौजूद अजीब निगाहों को सीधे अनदेखा करते हुए उस घटिया सिस्टम से पूछा, योगेंद्र शर्मा कहाँ बैठा है? उस घटिया सिस्टम ने कहा, आपके सामने 38 डिग्री का कौन है? नैना चौधरी ने कहा, इंसान की तरह बात करो। मैं इंसान नहीं हूं। नैना चौधरी ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। इस घटिया व्यवस्था ने असल में उसके ही शब्दों का इस्तेमाल उसका मजाक उड़ाने के लिए किया। नैना चौधरी ने उदास होकर जमीन पर पड़ी बजरी को लात मारी। वह दोबारा बिल्कुल नहीं गिर सकती थी। देश को बचाने के लिए उसे एक घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ा। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की ओर देखा। वह भी उसी की ओर देख रहा था। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। चूंकि वह अब और दिखावा नहीं कर सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि वह सीधे सीधे बात कर ले। योगेंद्र शर्मा। नैना चौधरी ने उन अथाह काली आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। योगेंद्र शर्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बात है? नैना चौधरी ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आज अजीब व्यवहार कर रही हूं? योगेंद्र शर्मा हंस पड़ा। उसकी आंखों में इतना स्नेह भरा हुआ था कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। नहीं। नैना चौधरी शर्मिंदा थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी याददाश्त खोने से पहले वह अक्सर उसकी तरह ही उसका फायदा उठाती थी, इसलिए उसे यह अजीब नहीं लगा। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने अपने विचार वापस ले लिए और विषय को आगे बढ़ाया। तो ये बात है, कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं कभी कभी आपके साथ कुछ अजीब हरकतें कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे बहस नहीं करेंगे। इसे दिल पर मत लो। नैना चौधरी ने अत्यंत ईमानदारी से कहा। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह कुछ देर तक उसे घूरता रहा। फिर उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, मैं आपको दिखाता हूं। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को देखकर मुस्कुराया। यह एक चेतावनी थी। अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। वह इस आदत से इतनी परिचित थी कि उसे दिखावा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। योगेंद्र शर्मा। यह घिनौनी व्यवस्था। यह एक ऐसी चाल थी जिसने लोगों को चौंका दिया। नैना चौधरी ने खुद को एक तरफ फेंक दिया। इस समय संयोगवश उसका कंधा योगेंद्र शर्मा की छाती से दब गया। वह एक तरफ होकर योगेंद्र शर्मा की बाहों में समा गई। उसने उसकी छाती से सटने की असहज स्थिति से बचने की कोशिश की। उसने योगेंद्र शर्मा की बाहों में दोबारा गिरने की शर्त पूरी कर ली।
उसके दिमाग में तुरंत एक सिस्टम अनाउंसमेंट सुनाई दी। मिशन पूरा हुआ। आपकी जान फिलहाल खतरे से बाहर है। नैना चौधरी बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी चतुराई की तारीफ की। फिर उसने नाटक करते हुए योगेंद्र शर्मा से कहा, क्या तुमने वह देखा? बिल्कुल अभी की तरह, अजीब व्यवहार। यह सब कहने के बाद वह जाना चाहता था। अंततः हालांकि उसे योगेंद्र शर्मा की बाहों में धकेल दिया गया। यह किसी मिशन को पूरा करने के लिए छूने से अलग था। यह एक सच्चा आलिंगन था। नैना चौधरी इतनी शर्मिंदा थी कि उसके कान जलने लगे थे। बस इतना ही, योगेंद्र शर्मा की आवाज ऊपर से आई। यह धीमी, भारी, मोहक और सुरीली थी। नैना चौधरी का चेहरा लाल हो रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और कहा, लगभग वैसा ही, इसे दिल पर मत लो। योगेंद्र शर्मा ने अपने होठों को सिकोड़ा। मैंने इसे पहले ही अपने दिल में बसा लिया है। यो ट्रैश सिस्टम ने गाना शुरू किया। प्यार बहुत तेजी से आता है, बवंडर की तरह। नैना चौधरी अवाक रह गई। गाने और तुम्हारी उस कंप्यूटर जैसी आवाज में बोलने में क्या फर्क है? योगेंद्र शर्मा की बातों से नैना चौधरी असमंजस में पड़ गई। वह शर्मा गई और हकलाते हुए बोली, मुझे वापस जाना होगा। योगेंद्र शर्मा ने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हें विदा कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं। नैना चौधरी बेवजह घबरा गई। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं खुद वापस चली जाऊंगी, कल मिलते हैं। योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं। उसने जिद नहीं की। कल मिलते हैं। नैना चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया हो। वह दौड़ने लगी। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही कर रही है। उसने जल्दी से अपनी गति धीमी कर ली और बहुत शांत होने का नाटक किया। जब वह लगभग मंजिल पर पहुंच गई, तो अचानक उसके मन में एक सवाल आया। उसने अभी योगेंद्र शर्मा से कल मिलते हैं क्यों कहा? ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे मिलने के लिए उत्सुक थी। नैना चौधरी का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। विश्वविद्यालय के छात्रावास में कई किसान रहते थे। हालांकि शाम के 9 बज चुके थे, फिर भी छात्रावास क्षेत्र में कई बत्तियां जल रही थीं। नैना चौधरी जल्दी से 2-2 सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। जब वह छात्रावास के दरवाजे पर पहुंची, तो उसे अपने कमरे में रहने वाली सहेलियों की कुछ गपशप सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बातचीत अचानक रुक गई। उसके रूममेट्स के चेहरों के भाव स्वाभाविक नहीं थे। क्या चल रहा है? क्या वे किसी ऐसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जो मुझे सुनाई नहीं दे रही? यह थोड़ा शर्मनाक है। नैना चौधरी सोच रही थी कि क्या उसे कुछ न सुनने का नाटक करना चाहिए और उनका अभिवादन ऐसे करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही न हो, या उनसे पूछना चाहिए कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। नैना चौधरी, कंचन मौलाशी ने हिचकिचाते हुए कहा। उसके चेहरे पर सहानुभूति के भाव थे। कंचन मौलाशी के चेहरे पर दिख रही सहानुभूति को देखकर नैना चौधरी थोड़ी असमंजस में पड़ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। कंचन मौलाशी ने यामिनी गुप्ता की ओर देखा और यामिनी गुप्ता ने ज्योति मौर्य की ओर देखा। ज्योति मौर्य ने अपने होंठ सिकोड़े। आर्यन भाटी और मोहिनी वर्मा साथ है। नैना चौधरी ने उलझन में पलकें झपकाईं। और फिर वे तीनों स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कंचन मौलाशी ने अविश्वास से पूछा, वे साथ है? क्या तुम्हें जरा भी महसूस नहीं हो रहा? दुखी नहीं? दुखी नहीं? नैना चौधरी इस बार समझ गया। उन दोनों लोगों का उसके साथ शायद किसी तरह का प्रेम या घृणा का रिश्ता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके कमरे में प्रवेश करते ही वे अचानक बात करना बंद कर दिए। दरअसल उन्हें डर था कि वह दुखी हो जाएगी। नैना चौधरी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि प्रेमी एक साथ मिलते हैं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यह तो कहना ही नहीं कि वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी, और अगर ऐसा नहीं भी होता, तो भी चूंकि वे एक कपल थे, इसलिए उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। उस निरुत्साही प्रणाली ने कहा, अब तुम काफी खुले विचारों वाले हो गए हो। मैं खुले विचारों वाली कब बनी?
नैना चौधरी ने उत्सुकता से पूछा। उस बदतमीज दिमाग ने महसूस किया कि उसने राज खोल दिया है और तुरंत खुद को सुधार लिया। नहीं, नहीं, नहीं। तुम हमेशा से खुले विचारों वाले रहे हो। बिल्कुल बुद्ध से। नैना चौधरी अवाक रह गई। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रही हो? नैना चौधरी ने और कुछ नहीं पूछा। उसने अपना बैग अलमारी पर टांगा और अपने लिए एक गिलास पानी भरा। मुड़कर देखा तो 3 जोरी निगाहें उसे घूर रही थीं। नैना चौधरी ने एक घूंट पानी पिया। तुम मुझे क्यों देख रही हो? कंचन मौलाशी ने सबसे पहले बात की। उसने भारी स्वर में कहा, नैना चौधरी, क्या तुम सच में ठीक हो? नैना चौधरी ने कहा, मैं ठीक हूं। यामिनी गुप्ता ने कहा, वह आर्यन भाटी है। नैना चौधरी ने कहा, तो? ज्योति मौर्य ने कहा, वह तुम्हारा श्वेत चांदनी है। नैना चौधरी ने लगभग अपने मुंह में मौजूद पानी थूक दिया। सफेद चांदनी। नैना चौधरी ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। उसने फैसला किया कि वह पहले अपने रूममेट से निपटेगी और फिर उस सिस्टम से और जानकारी मांगेगी। मैं सचमुच दुखी या उदास नहीं हूं। मेरी व्हाइट मूनलाइट को बहुत पहले ही बदल दिया गया था, नैना चौधरी ने कहा। वे तीनों स्तब्ध रह गए और एक साथ पूछा, उनकी जगह किसने ली? नैना चौधरी ने कहा, यह एक रहस्य है। कोई नहीं है। ना, ज्योति मौर्य ने कहा। नैना चौधरी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वे तीनों उसे काफी देर तक देखते रहे। यह देखकर कि उसमें उदासी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, वे सब अलग अलग हो गए और अपने अपने काम करने के लिए अपनी अपनी डेस्क पर लौट गए। नैना चौधरी भी चाय का कप लेकर अपनी सीट पर वापस चली गई और उसने झटके से सिस्टम को सक्रिय किया। यह व्हाइट मूनलाइट कौन है? उस घटिया सिस्टम ने कहा। आर्यन भाटी, वित्त विभाग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह तुम्हारा पूर्व प्रेमी है। आप उसे श्वेत चांदनी की तरह मानते हैं, लेकिन वह आपको एक अतिरिक्त टायर की तरह मानता है। नैना चौधरी ने भौहें चढ़ाई। क्या यह जीता जागता बदमाश नहीं था? उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा। उसकी प्रेमिका, मोहिनी वर्मा, तुम्हारी ही तरह विदेशी भाषा महाविद्यालय से है। उसने अरबी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और अगले सप्ताह होने वाली भाषण प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। आप दोनों प्रतिस्पर्धी हैं। अब पूरे विदेशी भाषा महाविद्यालय को पता चल गया है कि तुम्हें आर्यन भाटी के लिए एक फालतू टायर की तरह इस्तेमाल किया गया था। वे तुम्हारा और मोहिनी वर्मा का मजाक उड़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम कायर नहीं बन सकते। बाद में पता चला कि कंचन मौलाशी ने उस दिन जिस व्यक्ति का जिक्र किया था, वह मोहिनी वर्मा था। नैना चौधरी को इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि क्या हो रहा है। हालांकि अगर वह अपनी मौजूदा हालत में प्रतियोगिता में भाग लेती तो उसे डर था कि वही हार जाएगी, लेकिन अगर वह प्रतियोगिता छोड़ देती तो उसका हंसी का पात्र बनना तय था। वह अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसे पलटकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना पड़ा। क्या आर्यन भाटी बहुत सुंदर है? नैना चौधरी ने पूछा। उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा। उसके व्हाट्सएप मोमेंट्स में एक फोटो है। ओह! नैना चौधरी ने व्हाट्सएप खोला और आर्यन भाटी के मोमेंट्स देखे। उसने फोटो पर क्लिक किया और अवाक रह गई। बिल्कुल नहीं। क्या वह उसका श्वेत चांदनी हो सकता है? उसका स्वाद भी कुछ ऐसा ही था। नैना चौधरी ने गौर से देखा। दरअसल आर्यन भाटी बदसूरत नहीं था। उसके चेहरे की बनावट सामान्य थी, कद लंबा था और उसे साफ सुथरा और सौम्य माना जा सकता था। हालांकि योगेंद्र शर्मा जैसी चांद के समान सुंदर और पवित्र व्यक्ति को देखने के बाद उसने वास्तव में आर्यन भाटी को नीचा समझा। योगेंद्र शर्मा का स्वभाव, रूपरंग, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा सभी गैलगोशिया यूनिवर्सिटी में सर्वश्रेष्ठ थे। वह योगेंद्र शर्मा को कैसे बदनाम कर सकती थी और आर्यन भाटी के लिए एक स्पेयर टायर बन सकती थी? नैना चौधरी असमंजस में थी। उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा, बकवास। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसे इससे बेहतर कोई स्पष्टीकरण नहीं सूझा। एक लंबे और रोमांचक दिन के बाद नैना चौधरी रात को बहुत चैन से सोई। अगली सुबह
उसे झटके से चलने वाले सिस्टम के मिशन नोटिफिकेशन से नींद से जगाया गया। नैना चौधरी को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उसने रजाई को गले लगाया और उठ बैठी। नींद से भरी आंखों से उसने सुस्त स्वर में कहा, क्या तुम्हें अभी भी थोड़ी सी भी इंसानियत बची है? सुबह सुबह ही एक मिशन सौंपना। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, यह कल्याणकारी योजनाओं का वितरण कर रही है। इस मूर्ख को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किस तरह की गलतफहमी थी? नैना चौधरी ने जम्हाई ली। आज का मिशन क्या है? झटके से काम लेने वाली प्रणाली ने कहा, पहले लेट जाओ। क्यों? मुझे डर है कि आप खुशी से बेहोश हो जाएंगे। नैना चौधरी को लगा कि उसकी मानसिक शक्ति उतनी बुरी नहीं है। कह दो, मैं इसे संभाल सकता हूं। उस हटकेदार सिस्टम की आवाज हल्की थी। रोज का मिशन, योगेंद्र शर्मा को चूमना और उसकी छाती थपथपाना। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने अपनी मानसिक शक्ति का गलत अनुमान लगा लिया था। चुंबन चुंबन, सीने की धड़कन, वह सचमुच बेहोश होने वाली थी। डरा हुआ। इस निरंकुश प्रणाली ने निष्क्रिय होने का नाटक करना चुना। मैं इस मिशन को अस्वीकार करती हूं, नैना चौधरी ने अपने नैतिक मूल्यों का बचाव करते हुए कहा। मैं मजबूर मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मृत्यु से कितना डरते हो? उस बदतमीज सिस्टम ने पुराने जमाने के लहजे में कहा। युवती, इतनी कम उम्र में इतना निराशावादी होना उचित नहीं है। हे, नैना चौधरी ने सीधे सीधे जवाब दिया। क्या इतनी कम उम्र की लड़की को किसी लड़के को यूं ही चूमने देना उचित है? उस घटिया सिस्टम ने कहा, किसी लड़के को यूं ही चूमना वाकई अनुचित है, इसलिए मैं तुम्हें योजना बनाने के लिए 1 घंटा देता हूं। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या जानबूझकर ऐसा करना अनुचित था? रुको, लगता है उसने एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया है। नैना चौधरी ने अपनी आंखें खोली। 1 घंटे से तुम्हारा क्या मतलब था? उस निरुत्साही प्रणाली ने कहा, यह बिल्कुल वही है जो आप सोचते हैं। मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके पास जीने के लिए 58 मिनट और 32 सेकंड बचे हैं। 31 सेकंड, 30 सेकंड। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम मुझे घबरा रहे हो। नैना चौधरी को अब भी मौत से डर लगता था। वह अनिच्छा से बिस्तर से उठी और बोली, आज सिर्फ 1 घंटा ही क्यों? आपने कल मुझे रैंडम मिशन के लिए 4 घंटे से अधिक का समय दिया था। जर्क सिस्टम ने कहा, मेजबान को मिशन पूरा करने के लिए दिया गया समय मिशन की कठिनाई के अनुपात में होता है। मिशन जितना कठिन होगा, उतना ही अधिक समय लगेगा। आज का मिशन सरल है। 1 घंटे में आप दर्जनों बार चुंबन कर सकते हैं। दर्जनों बार? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी ही उंगलियों को चूम रहा हूं? नैना चौधरी ने मन ही मन उस बेकार सिस्टम को 10,000 बार कोसा। वह बिस्तर से उठी और अपने बालों को जुड़ा बनाने के लिए एक रबर बैंड ढूंढा। वह बाथरूम की ओर चली और निराशा से बोली, अभी तो सिर्फ 6 बजे है। योगेंद्र शर्मा शायद अभी तक उठी नहीं होगी। शायद आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस हटकेदार सिस्टम ने कहा, चिंता मत करो, मैंने आपके लिए गणना कर ली है। आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपने गणना करने के लिए किसका उपयोग किया? बड़ा डेटा। क्या बिग डेटा का इस्तेमाल भविष्य बताने के लिए किया जा सकता है? उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह बेवकूफ सिस्टम बकवास कर रहा था। नैना चौधरी ने आ भरी। उसने अपने दांत साफ किए और बचाव के उपायों के बारे में सोचने लगी। चेस्ट थंप का संचालन आसान था। तथाकथित छाती पर थपथपा वास्तव में दीवार पर थपथपा के समान थी, सिवाय इसके कि बाद वाली थपथपा दीवार थी, जबकि पहले वाली थपथपा छाती थी। उसे केवल योगेंद्र शर्मा की छाती पर थपथपाने का मौका ढूंढना था और काम पूरा हो जाता। जहां तक चुंबन की बात है, नैना चौधरी को एक अहम विचार आया। मिशन की शर्त योगेंद्र शर्मा को चूमना है, न कि योगेंद्र शर्मा के मुंह को चूमना है ना। उस एरियल सिस्टम ने इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहा। नैना चौधरी ने कहा,
तो शरीर के अन्य हिस्सों को चूमना भी मिशन पूरा करने में गिना जाता है। ना। आहा। वह निराला तंत्र बेहद अनिच्छुक था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ 100 मिलियन रुपये का नुकसान हो गया हो। नैना चौधरी बेहद खुश थी। उसने तुरंत योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, क्या तुम जाग रही हो? जब योगेंद्र शर्मा को नैना चौधरी का व्हाट्सएप संदेश मिला, तब वह अपनी सुबह की जॉगिंग पूरी करके छात्रावास लौटने ही वाली थी। संदेश भेजने वाले का नाम देखते ही उसका मूड एकदम ठीक हो गया। उसने मुस्कुराते हुए तुरंत एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। नैना चौधरी को योगेंद्र शर्मा से इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने मुंह में टूथब्रश पकड़े हुए दोनों हाथों से टाइप किया, तुम अभी कहाँ हो? योगेंद्र शर्मा, मार्शल आर्ट्स का मैदान। मार्शल आर्ट का मैदान गैलगोशिया यूनिवर्सिटी के पश्चिमी द्वार के पास स्थित एक विशाल खेल का मैदान था। नैना चौधरी ने अनुमान लगाया कि योगेंद्र शर्मा वहां सुबह की कसरत कर रही होगी, इसलिए उसने कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए वहां मेरा इंतजार कर सकती है? मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। संदेश भेजने के बाद नैना चौधरी लगातार स्क्रीन को देखती रही। उसका दिल तनाव में था। लगभग आधे मिनट के बाद दूसरी तरफ से एक शब्द में जवाब आया, ठीक है। उसने तुरंत राहत की सांस ली। उसने अपना फोन नीचे रखा और अपने दांत ब्रश करना जारी रखा। साथ ही मार्शल आर्ट के क्षेत्र में भी। तुम किसे मैसेज कर रहे हो? तुम तो बड़े प्यार में डूबे हुए लग रहे हो, सूरज कुमार ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। उसने अपना स्पोर्ट्स बैग पीठ पर डाला और योगेंद्र शर्मा को अपने साथ छात्रावास चलने का इशारा किया। योगेंद्र शर्मा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम पहले वापस जाओ। क्या तुम्हारी किसी खूबसूरत लड़की के साथ डेट है? सूरज कुमार ने लापरवाही से जवाब दिया और उसे जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि योगेंद्र शर्मा पहली बार उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करेगी और गंभीरता से एक शब्द में जवाब देगी, हाँ। सूरज कुमार दंग रह गई। ये क्या बकवास है? क्या सच में तुम्हारा किसी लड़की के साथ डेट है? आपके साथ डेट पर जाने के लिए इतना शानदार कौन है? योगेंद्र शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि जैसे ही उसने आने की बात कही, वह एक छोटे लड़के की तरह अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वह सचमुच बहुत ही शानदार था। जब नैना चौधरी खेल के मैदान पर पहुंची, तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे। सरसरी नजर से देखने पर बड़ा हरा मैदान खाली था, बस कुछ लड़के दौड़ रहे थे। उसने चारों ओर देखा लेकिन योगेंद्र शर्मा कहीं नहीं दिखा। जब वह उसे संदेश भेजने ही वाली थी कि उसने पहले ही फोन कर दिया। नैना चौधरी का हाथ कांपने लगा। नमस्ते। योगेंद्र शर्मा की आवाज हमेशा की तरह मधुर थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। नैना चौधरी ने पीछे मुड़कर देखा और योगेंद्र शर्मा की ठंडी और उदासीन आंखों से मिली, जिनमें थोड़ी सी गर्माहट झलक रही थी। आज उसने लाल और सफेद रंग की बास्केटबॉल वर्दी पहनी हुई थी। उसके माथे के बाल थोड़े गीले थे और उसकी भौहें तलवार जैसी थी। वह आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था। उसकी बाहों की मांसपेशियां सुडौल थी और उसका शरीर मजबूत और सीधा था। वह विश्वसनीय रूप से सुंदर था। याद रहे, मौत से आप सिर्फ 20 मिनट दूर हैं। इस बेकार सिस्टम ने उस लड़की को याद दिलाया कि उसे अभी भी कुछ काम करना बाकी है। नैना चौधरी ने होश संभाला और जल्दी से नजरें हटा लीं। उसने फोन काट दिया और शर्माते हुए योगेंद्र शर्मा के पास गई। मुझे लगा कि तुम चली गई हो। मैं कुछ खरीदने गया था। योगेंद्र शर्मा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग उसे सौंप दिया। नैना चौधरी ने उसे नहीं लिया और असमंजस भरी नजरों से उसकी ओर देखा। शायद आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, योगेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह हल्के स्वर में कहा। पता चला कि वह उसके लिए नाश्ता खरीदने गया था। नैना चौधरी ने हैंडबैग उठाया। उसका मन थोड़ा बेचैन था। वह उसे अपने मिशन के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए नाश्ता खरीदा। उस बेकार व्यवस्था ने कहा, अगर तुम इसी तरह टालमटोल करते रहोगे, तो तुम्हारी अंतरात्मा को शांति मिलेगी। नैना चौधरी के दिल में मौजूद अपराधबोध गायब हो गया और उसकी जगह जीने की इच्छा ने ले ली।
वह बेकार व्यवस्था सही थी। वह और देर नहीं कर सकती थी। उसे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। नैना चौधरी ने गहरी सांस ली, अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसके गाल पर जोरदार चुंबन करने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही वह अपने पंजों पर खड़ी हुई, वह इतनी जोर से उछली कि अपना संतुलन खो बैठी और योगेंद्र शर्मा की बाहों में गिर पड़ी। नैना चौधरी अवाक रह गई। योगेंद्र शर्मा अवाक रह गई। वह बेकार सिस्टम चुप था। वहां सन्नाटा छा गया। इस दृश्य ने कुछ राहगीरों का ध्यान भी आकर्षित किया।